नमस्कार किसान भाइयों, मैं शैलेंद्र सिंह, प्रसार वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड कटिया सीतापुर। आज मैं आपके साथ जो है थोड़ा सा मशरूम कल्टीवेशन पे बात करूंगा, क्योंकि मशरूम कल्टीवेशन ऐसा है कि जो हमारे आज के युवा हैं, जिनका जो अपनी शिक्षा दीक्षा लेकर के गांव में बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, और उनको एक ऐसा मौका दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो है वो विभिन्न जो कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं, आयाम हैं, उनको जोड़ करके अपने जो है जीवन यापन कर सके। तो उसी के साथ जुड़ा हुआ एक हमारा मशरूम का ऐसा इंटरवेंशन है जो हमारे युवाओं को एक अच्छा बेहतर रोज़गार दे सकता है, कम पूंजी में अधिक मुनाफा दे सकता है। और इसको लेकर के जो है हम काफ़ी लगभग पिछले 2-4 साल से अपने युवाओं के साथ काम कर रहे हैं। आज हमारा जो पूरा एक क्षेत्र है उसमें युवाओं की एक बड़ी संख्या जो जुड़ चुकी है, और वो जो है अपने अपने इंडिविजुअल तरीके से जो है अपना हाथ तैयार करते हैं और व्यावसायिक तरीके से मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो मशरूम की मैं थोड़ा सा इसके प्रक्रिया पे बताऊं तो जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके पास कोई खेती ना हो, कोई लैंड ना हो। कभी कभी हमारे युवा यह सोचते हैं, जो है वो डिमोलाइज होते हैं कि हमारे पास कोई खेती नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जिनके पास जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं, जिनके पास ज़्यादा खेती है, उनको हम लोग मानते हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। जिनके पास खेती नहीं है तो क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मशरूम का जो कल्टीवेशन है, ये एक ऐसी विधि है कि आपके पास खेती हो या ना हो, आपको उसकी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपके पास थोड़ी बहुत कहीं ज़मीन हो, आपके घर की आगे पीछे थोड़ा सा कहीं पे गलियारा हो या ज़मीन हो जो है, या तो आपके घर में ही कोई ऐसा रिक्त स्थान हो जहाँ पे आप ना रह रहे हो, वो रिक्त पड़ा हुआ हो, तो वहाँ पे जो है एक पूरा उसका एटमॉस्फेयर बना करके हम मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब बात आई कि जो है कि इसकी तैयारी में क्या क्या करें। तो इसको हम लगभग 4 भागों में बांटते हैं। एक तो ये होता है कि मशरूम की कंपोस्टिंग करना, वो एक अलग प्रक्रिया है। उसके बाद जो है स्पॉनिंग करना एक अलग प्रक्रिया है। उसके बाद जो है केसिंग करना अलग प्रक्रिया है, और उसके बाद जो है फ्रूटिंग की प्रक्रिया अलग है। तो ये 4 विभाजन हैं इसमें, जो अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में एक बड़ा जो है देख रेख का जो है विषय है। इसको हम तकनीकी रूप से ये कहें जो है कि इसमें देख रेख की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और इसमें कंटेमिनेशन, जो गंदगी है, गंदगी का कहीं से भी कुछ आ रहा है, कहीं से भी कुछ ऐसा उसके मशरूम के टच में आ रहा है, तो उसमें जो उसके जो फंगस है वो कहीं कहीं से कंटामिनेट हो जाता है, और जो है उसका प्रभाव गलत पड़ता है हमारे मशरूम पे। तो पहली जो विधि है इसकी कंपोस्टिंग की, तो कंपोस्टिंग में मैं बात करूँ जो है कि ये जो है एक ऐसा तरीका है जिसमें मैं समझता हूँ कि जो इसकी जितने भी इसके इंग्रेडिएंट हैं, जो इसमें सामग्री पड़ती है, वह सामग्री किसान के पास खुद का होता है। जैसे कि इसका जो सबसे बड़ा वो है, जो इसकी नीड है, वो है भूसे की, जो इसका सुचालक होता है जिस पे इसको हम रन कराते हैं फंगस को। मशरूम एक तरह का फंगस है, और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे फंगस पाए जाते हैं। उसमें से कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, और बहुत सारे फंगस ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, उनमें जहर होता है, उसको हम खा लें तो हमारी मौत तक हो सकती है। तो उसमें से मशरूम के लिए जो है कुछ ऐसे फंगस को चुना गया है जिसमें अलग अलग प्रजातियां हैं। और वह जो है मैं आपको बताऊं कि जो मशरूम हम लोग कर सकते हैं वह 5 प्रकार की हैं। उसमें जो है एक बटन मशरूम है, एक सिटाके है, एक ढींगरी है, एक मिल्की है, और एक ऑयस्टर है। तो हम अपने उत्तर भारत में जो है बटन मशरूम की खेती करते हैं, और इसका बाज़ार भी अच्छा है। करने को तो हम दूधिया भी कर सकते हैं, मिल्की भी कर सकते हैं, और मशरूम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बाज़ार अभी जो है हमारे पास आसपास में डेवलप नहीं हुआ है, तो हम बटन मशरूम पे ही काम करते हैं। अब बटन मशरूम को कल्टीवेट करने के लिए जो सामग्री हमको चाहिए, उसमें पहला आपका है भूसा। भूसा किसान के पास खुद का होता है, और भूसे के साथ साथ में जो है आपको गेहूँ का चोकर चाहिए, और जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट चाहिए, नीम की खली चाहिए, आपका जो है सीरा चाहिए, आपका मुर्गी की खाद वो ऑप्शनल है, वो अगर हो तो अच्छा है, नहीं है तो उसका भी अलग तरीका है। आपका जिप्सम चाहिए, एक कोई फंजीसाइड चाहिए, एक कोई कीटनाशक चाहिए। इन सामग्री को लेते हुए जो है हम इसकी कंपोस्टिंग का काम चालू कर सकते हैं।
इसमें सबसे पहले करना क्या होता है कि हमें अपने दिमाग में ये बैठाना होता है कि हम जो भी सामग्री ले रहे हैं, हर सामग्री में कहीं न कहीं पे कोई फंगस है। जैसे हम भूसा लेते हैं और भूसे में हम अगर यह देखें जो है कि भूसा कहीं हमारा बाहर पड़ा हुआ है और उसमें कहीं से भी कुछ भी कहीं पानी लग गया है, उसमें मॉइस्चर आ गया, तो भूसे में क्या होता है कि जो है अगर मॉइस्चर आ गया है तो आप उसको देखेंगे कि उसमें जो है फंगस मतलब जाले पड़ जाते हैं। जाला जो है वो एक दूसरे को चिपका देता है, उसको आप छुड़ाएंगे तो उसमें जाल बन जाता है। तो ये जो जाल है वो भी फंगस ही है, तो इसको हमको हटाना होता है। अपने जो हमारा जो ये भूसा है इसको हमें किसी भी तरीके के फंगस से जो है, डस्ट से, किसी बैक्टीरिया से, इंसेक्ट से पूरी तरह से फ्री करना होता है। इसके लिए हम पहले भूसे को जो है विधिवत खूब वॉश करते हैं, धुलते हैं, अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं और इसको किसी पक्की फर्श पे फैला करके, अगर पक्की फर्श ना हो तो नीचे पॉलीथीन फैला करके पॉलीथीन पे जो है भूसे को डालते हैं और चारों तरफ से मेड़बंदी करते हैं, उसमें पानी भरते हैं और पानी भर करके जो है भूसे को हम वॉश करके उस पर या तो खुद चलते हैं, अगर थोड़ी मात्रा में कहीं करनी है तो उसको हम बाल्टी में किसी बर्तन में धुल करके निकाल लेते हैं। लेकिन अगर व्यवसायिक करने जा रहे हैं, आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, तो उसमें हम जो है इस प्रक्रिया से करते हैं कि उसको पॉलीथीन बिछा करके उस पर ढेर लगा करके उसको धुल करके वॉश करके निकालते हैं। और जब हमारा भूसा पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है तो इसको हम इतना सुखाते हैं कि उसका जो मॉइस्चर का परसेंट है वो लगभग 40% तक आ जाए। अगर भूसा ज़्यादा गीला होगा तो उसमें जो है नमी ज़्यादा होगी, तो आप आपस में चिपके रहेंगे और उसमें फिर हम जब सामग्री को मिलाएंगे तो उसमें सड़न हो सकता है। इसलिए मॉइस्चर का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। मॉइस्चर अगर 40% से ऊपर होता है तो परेशानी होगी, अगर उससे नीचे होता है तो भी परेशानी होगी। तो थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन ज़्यादा ये गैप नहीं होना चाहिए। तो जब हमारा भूसा जो है पूरी तरीके से सूख जाए, उसमें नमी इतनी आ जाए कि हम अब 40% तक आ गए हैं, इसको नापने के लिए तमाम मीटर्स, इक्विपमेंट जो है बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिससे हम मॉइस्चर को जो है मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और जिन किसानों के पास जो है इक्विपमेंट ना हो, ना पा रहे हों, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके लिए एक देसी विधि भी है जो हम बताते हैं कि आप भूसे को अपने मुट्ठी में लीजिए और उसको कस के दाबिए और कस के दाबने के बाद जो है आपके जो पोर हैं उंगलियों के बीच में, इसमें जो है पानी का रिसाव आ जाता है। पानी का रिसाव इतना होना चाहिए कि वो जो है आपके हाथ से पानी टपके ना, क्यों रिसाव आ जाए। इतना जो है ये जो तकनीक है ये आपको दर्शाती है कि अगर रिसाव हो रहा है और पानी टपक नहीं रहा है तो मतलब जो है कि आपका जो हमको नमी चाहिए वो उसमें पर्याप्त है, उतनी नमी ही हमको चाहिए। अब जब आपका नमी जो है भूसे में पर्याप्त जितना हमको चाहिए उतना उसमें विद्यमान है, उतना हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको भूसे को पूरा फैला करके और उस भूसे पे जो हमारे अन्य सामग्री है थोड़ा सा उस पर हम जो है यूरिया डालते हैं। जितनी क्वांटिटी भूसे को होती है कुंटल के हिसाब से हम जो है अलग अलग सामग्री को डिवाइड करते हैं। एक कुंटल पे हमारे कितना यूरिया पड़ना है, कितना उसे पोटास पड़ना है, कितना उस पर जिप्सम पड़ना है, कुंटल के हिसाब से डिवाइड होता है। तो ये हमारे किसान भाई जब जितने कुंटल पे इसको करने जा रहे हों तो कुंटल के हिसाब से जो है उसको सामग्री को जुटाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे। तो उसमें जो सामग्री है वो आपका यूरिया है, पोटास है, जिप्सम है और जो है कैन खाद है और आपका चोकर है, सीरा है, नीम की खली है, ये चीज़ें सब। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अगर ना मिले, ऑप्शनल है, ना मिले तो भी काम चल सकता है। लेकिन जिप्सम एक ऐसा जो है वो इसका जो है सामग्री है जो उसको आपको अनिवार्यता से रखना पड़ता है। ये आपके भूसे के पीएच को बैलेंस करता है, क्योंकि पीएच मान जो है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिप्सम ना आमतौर पे तो बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन अगर हमारे किसान भाई इसको जो है जो कृषि विभाग के ब्लॉक जो हैं, कृषि अधिकारी के पास संपर्क करेंगे तो जिप्सम जो है विभाग में भी आता है और ब्लॉकों पे उपलब्ध रहता है। तो वहाँ से आप जो है कम दाम चुका करके इस सामग्री को ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं आसानी से। जब आपके पास सब कुछ हो जाए तो फिर इसको आप भूसे को फैला करके इन चीज़ों को एक अलग अलग लेयर में फैला दीजिए। सबको जितनी सामग्री सबके सब कुछ फैला दीजिए, केवल आपको जिप्सम नहीं डालना है, जिप्सम को बचा के रखना है, बाकी सबको फैला करके और उस ढेर को अच्छे से उसमें सब मिला देना है। भूसे में जितनी सामग्री सबको मिला करके और उसको सतह पर या तो आप नीचे जो है पॉलीथीन डाल दीजिए या तो सतह पे ही आपके साफ सुथरी ज़मीन हो। और आपको यह देखना है कि जहाँ पे आप ढेर बना रहे हैं वहाँ पे सनलाइट जो धूप है
वो अगर डायरेक्ट पड़ रही है तो आपको बार बार मॉइस्चर उसमें बनाना पड़ेगा। अगर कहीं पर छनती हुई धूप है मिल रही है तो वहाँ बनाएंगे तो मॉइस्चर जो है आपको जल्दी से जाएगा नहीं और बना रहेगा, तो पानी आपको कम देना पड़ेगा। तो छनती हुई धूप अगर कहीं पे हो तो उसकी व्यवस्था करिए। और नहीं तो हम जब सितंबर माह से इसके चालू करते हैं काम, अभी जो आपका सितंबर चल रहा है ये सबसे इसका उपयुक्त टाइम होता है काम करने का। सितंबर से लेकर के हम फरवरी तक मशरूम का काम करते हैं। सितंबर में हमारा पूरा जो है 28 से 30 दिन तक केवल कंपोस्टिंग होती है। 30 दिन मतलब 1 महीने केवल कंपोस्ट बनाने में लगता है। और जब कंपोस्ट बन जाता है तो फिर उसकी हम अलग की प्रक्रिया, जो और प्रक्रिया मैंने बताया जो है कि इसको 4 भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं, तो वो चीज़ें उसमें फिर जुड़ती हैं। तो जो पहली प्रक्रिया कंपोस्टिंग की है और इसको बनाने में 1 महीना पूरा इसमें हमको टाइम लगता है। तो हम सितंबर से लेकर के फरवरी तक मशरूम पे जाते हैं। अब इसमें जब हम सब कुछ मिला दिए, इसकी ढेरी बना दी है, और ढेरी बना करके हमको ध्यान रखना होता है कि हम भूसे को चारों तरफ से और ऊपर से नीचे से खूब दबा करके हमको रखना होता है। लगभग अपनी सतह से जो है 1 मीटर हाइट तक का आप ऊंचा ऊपर तक पूरा जो है इसका एक रोल या पिरामिड बना सकते हैं। और इसको चारों तरफ से लकड़ी से किसी भी आपके इक्विपमेंट से जो आप सुविधाजनक हो उससे खूब दाब करके उसको प्रेस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो हम भूसे में सब कुछ मिलाए हुए हैं, भूसे में नमी भी है, उसमें जो है चोकर भी है, उसमें जो मुर्गी खाद भी है, उसमें जो है नीम की खली भी है, तो ये बड़ा गर्मी बनती है, उसमें ऊष्मा जो है उसका जनरेशन होता है। और जब ऊष्मा बनती है तो वो यही है कि हमारे भूसे को साथ में जो है वो सब सामग्री उसमें अच्छे से पक रही है। तो जब इसको सब कुछ हम तैयार करके एक जो है रोल बना करके बढ़िया से रख दिए, फिर इसकी पलटाई जो है करीब वो 7 से 8 पलटाई होती हैं। 28 से 30 दिनों में हम 7-8 पलटाई करते हैं भूसे की। और पहली पलटाई होती है आपकी सब सामग्री मिलाने के 3 दिन बाद, 3 दिन या 4 दिन बाद आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करने में आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप भूसे को किसी भी औजार से उसको पलटेंगे तो एक तरफ से आप जो है जो अपना आपका शेप बनाए हैं उसको आप तोड़ेंगे और पीछे के साइड में उसको आप फिर से बनाते जाएंगे। एक तरफ टूटेगा एक तरफ बनेगा, उसको बनाते जाइए। और यह ध्यान में रखना है कि जो उसमें से आप भाप निकल रही है, जब आप उसको तोड़ेंगे तो बड़ी अच्छी जो है बड़ी तेज़ भाप निकलेगी, उसमें से धुआं टाइप का निकलेगा, तो वो पूरा निकल जाए। उसको ये देखिए जो है कि आप थोड़ा टाइम दीजिए उसको निकलने के लिए, वो पूरा धुआं निकल जाए उसमें से। तो जब एक तरफ आप उसको तोड़ रहे हैं, एक तरफ बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब फिर से बन गया हो तो हर 3 से 4 दिन के अंतराल पे आपको इसको तोड़ना, यही प्रक्रिया फिर से करनी है, आपको उसके पलटाई करनी है। जब पहले पलटाई हो गई, दूसरी पलटाई हो गई, तीसरी पलटाई जब टाइम आएगा तो तीसरी पलटाई में आपको जिप्सम को उसमें ऐड कर देना है। जिप्सम ऐड करने के बाद फिर से उसको हम वैसे बना के रख देते हैं। अब ये प्रक्रिया लगभग जो है हम जब 6 से 7 पलटाई करते हैं और चौथी 5वीं पलटाई पे जाते हैं तो हमको ये उसमें बारीकी से ध्यान देना पड़ता है कि जो सामग्री हमारे से मिली, चूँकि चोकर मिला हुआ है और चोकर में जब आप पानी डाल दीजिए और पानी हमेशा मेंटेन रहेगा तो चोकर में देखेंगे आपको जो है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो कंपोस्ट बन रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा ना पनप रहा हो। अगर कीड़ा पनप रहा हो तो आपको 5वीं 6वीं पलटाई में जो है एक जो इंसेक्टिसाइड मैंने बताया था उसका छिड़काव करना पड़ता है। वैसे अगर मॉइस्चर का परसेंटेज ज़्यादा नहीं है या कहीं बारिश हो गई, बारिश में भूसा आपका पूरा भीग तो नहीं गया है तो कीड़ा नहीं बनता है। और अगर मॉइस्चर कहीं ज़्यादा हो रहा है तो कीड़े पनपते हैं, तो इसके लिए हमको इंसेक्टिसाइड छिड़काव करना पड़ता है। तो आपकी 5वीं 6वीं पलटाई तक ये काम होता है। 5वीं पलटाई में आपको एक कीटनाशक, कोई भी कीटनाशक जो बाजार में उपलब्ध है उसका आप चुनाव करिए और उसका 2 से 2.5 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर की दर से जो है आप एक टंकी में, जो आपका नैपसैक स्प्रेयर होता है वो लगभग 15 लीटर का होता है, तो 15 लीटर में आपका जो है 25 से 30 ml आपके इंसेक्टिसाइड दवा पड़ जाती है और उसको स्प्रे से पूरा छिड़काव घूसित कर देना होता है, जिससे उसमें कोई भी अगर इंसेक्ट पनप रहा हो तो वहीं पर वो ख़त्म हो जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं 6वीं 7वीं पलटाई पे जाते हैं तो हमको फिर से एक बार उसको ध्यान से देखना पड़ता है कि इसमें कहीं से कोई फंगस नहीं आ रहा हो, कोई इसमें ब्राउन धब्बा या कोई जो है भूरा धब्बा या कोई अलग प्रकार के काले धब्बे भी होते हैं, नीले धब्बे होते हैं, अलग अलग कलर के जो है फंगस होते हैं जो धब्बे बनाते हैं, स्पॉट आता है। तो वो धब्बे कोई ऐसे बन ना रहा हो, कहीं से कोई फंगस और अतिरिक्त ना आ रहा हो, इसके लिए जो है हमको एक बार फिर से उसको बारीकी से पूरा देखना पड़ता है भूसे को। और अगर ऐसा कुछ बन रहा हो तो हम एक फंजीसाइड मैंने बताया था कि हमको उसको भी रखना पड़ता है। अगर ना भी बन रहा हो तब भी आप जो है एक बार आप
उस फंजीसाइड का छिड़काव करेंगे। फंजीसाइड मैं बता दूं जो है कि जो फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड जो है मशरूम के जितने उत्पादक हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो सबसे अच्छा होता है मशरूम कल्चर में। तो फार्मेल्डिहाइड का छिड़काव भी आप वैसे उसी हिसाब से जैसे मैंने बताया कीटनाशक का, उसी हिसाब से उसके छिड़काव करेंगे। ये अगर कोई फंगस बन रहा हो या ना बन रहा हो, मैंने बताया, फिर भी आपको करना है, अनिवार्यता से करना है। वो इसलिए जो है हम मतलब कि अपने आप को एक श्योर रखते हैं कि कहीं से जो है कोई फंगस अगर उसमें जमाव ले भी रहा हो तो उसको हम वहीं पे मार देंगे, क्योंकि हमको फंगस पे ही काम करना है। जो हमारा मशरूम है वही फंगस है। अगर उसमें कहीं से भी कोई फंगस और बाहर से पनप गया तो जो हमारा फंगस हो वो कहीं पे मर जाएगा, तो हमें लॉस होगा। इसलिए हम एक प्रिकॉशन के तौर पर फंजीसाइड का छिड़काव करते हैं। अब हमको एक चीज़ और देखना है उसमें, जब हमारे 6वीं 7वीं मतलब लास्ट पलटाई हो रही हो तो उस टाइम देखना है कि भूसे से अमोनिया की गंध ना आ रही हो। अमोनिया की स्मेल जो होती है वो बड़ी तीव्र होती है और उसकी पहचान जो है लोगों को होना चाहिए, जैसे कि यूरिन का जो है गंध होता है, तो ऐसे ही निकोटीन का होता है आप कह लीजिए जो है, तो वो गंध जो है आपके भूसे से अगर आ रही है तो आपको 1 या 2 पलटाई और करना पड़ता है। वो गंध नहीं होनी चाहिए। ये गंध अक्सर जो है भूसे मिल जाती है और हम 1-2 पलटाई और कर देते हैं, भूसे को अच्छे से खोल देते हैं तो ये गंध समाप्त हो जाती है। तो इतनी प्रक्रिया आपकी होती है कंपोस्टिंग की। कंपोस्ट अब आपकी जो है 6-7 पलटाई में ये लगभग तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर बात जो सेकंड प्रक्रिया आती है वो होती है स्पॉनिंग की। जब हम कंपोस्टिंग का काम कर रहे हों तो साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमको एक कंपोस्ट का अपने मशरूम का काम करना है तो वो अगर आपको आर्टिफिशियल कोई हट बनानी है, कोई झोपड़ी बनानी है, तो झोपड़ी का काम भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि अगर आपका कंपोस्ट तैयार हो गया और उसके बाद फिर आप लगेंगे कि अब हम अपना हट बनाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो साथ साथ में दोनों काम करना है। और जब आपका जो है लगभग 5वीं 6वीं पलटाई आप कर रहे हो तो आपको स्पॉन के लिए जो आपका सेलर हो उसको आप ऑर्डर भेज दीजिए कि हमारा स्पॉन अब आप भेज दीजिए, जितनी क्वांटिटी होती है। 1 कुंटल भूसा अगर आप ले रहे हैं तो 1 कुंटल भूसे में 700 से 800 ग्राम तक आपका स्पॉन जो बीज है मशरूम का वो लगता है। तो ये मैंने नहीं बताया आपको जो है कि जो स्पॉन, जो मशरूम के बीज को स्पॉन बोलते हैं, और स्पॉन का काम जो है कोई किसान नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लैब का काम है। ये पूरा जो है एक तरह के बंद लेबोरेटरी में, खुले एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, बंद लैब में होता है। और जो है ये बड़ा ही इसकी प्रक्रिया जटिल है और वो किसान अपने लेवल पर नहीं कर सकता है, उसको हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। और ये जो है आपके मक्का के दाने पर, बाजरा के दाने पर, गेहूं के दाने पर इस फंगस को जमाया जाता है और एक जो है निश्चित तापमान पर इसको हमको प्रिजर्व करना पड़ता है। और जब हमको बुवाई करनी पड़ती तब इसको हम बाहर निकालते हैं। जब आपका स्पॉन आपके पास आ जाए, जो विक्रेता है आपको पहुंचा दे, और कभी कभी हो सकता है कि आपका जो है स्पॉनिंग लेट हो रही हो, आपका कंपोस्ट ना तैयार हो और आपका स्पॉन पहले आ गया आपके पास, तो आपको यह ध्यान रखना होगा जो है कि आप जो है उस बीज को, जो आपका स्पॉन है, उसको खुले में कहीं मत रखें, क्योंकि वो जो है एक निश्चित तापमान से बाहर निकल के आया है और वह फ्रीज में रखा जाता है। तो उसको आपके पास जब भी आए और आपको समय लग रहा हो तो उसको आप फिर से फ्रीज में रख दीजिए, या उतनी ठंडे जगह पे कहीं रखिए कि उसका जो फंगस है वो मरने ना पाए। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी दाने पर अगर फंगस लगा हुआ है और उसको हम धूप दिखाते हैं, धूप में रखते हैं, तो उसका फंगस उस दाने से ख़त्म हो जाता है। तो हमको उस दाने पे फंगस को बनाए रखना है, क्योंकि वही हमारा जाके स्पॉन काम वही जाके फैलेगा। तो स्पॉनिंग की प्रक्रिया हम तब करते हैं जब हमारा पूरा भूसा अच्छे से तैयार हो जाए और आपके हट भी साथ में तैयार हो जाए। तो ये प्रक्रिया हुई आपकी कंपोस्टिंग की। यहाँ तक आपका कंपोस्ट काम होता है। कंपोस्ट यहाँ पे अब काम ख़त्म हो रहा है। सेकंड प्रक्रिया आएगी आपकी स्पॉनिंग की। स्पॉनिंग कैसे करते हैं? एक तो ये है कि अगर हम कंपोस्ट का बैग बनाते हैं कि आपका जो है, कभी कभी किसान ऐसा करता है कि 5 किलो का, 6 किलो का, 7 किलो का अलग अलग बैग आते हैं, पॉलीथीन के बैग आते हैं, और बैग में ही पूरा कंपोस्ट को भर करके उसमें स्पॉनिंग कर देता है। दूसरी विधि ये होती है कि हमारा जो हट बना हुआ है, हट में जो है हम रैक्स बनाते हैं, और रैक जो बनाते हैं उसमें एक रैक से दूसरे रैक की जो ऊंचाई होती है, दूरी होती है, उसको हम लगभग जो है 2.5 से 3 फीट तक की दूरी देते हैं, जिससे क्या है कि उस पर हम भूसा फैला सकें, उस पर हम कभी नमी देना हो नमी दे सकें, मतलब जो भी हमारी
अन्य प्रक्रियाएं हैं उसको हम उस पर आसानी से कर सकें, हमको जब कभी फूड को पिक करना होगा तो भी हम आसानी से कर पाएँ। तो वो जो गैप होता है एक रैक से दूसरे रैक के लगभग आपका 3 फीट गैप बनेगा दिनों में। तो हम ज़मीन से 1 फीट गैप करके पहला रैक बनाएंगे, उसके बाद दूसरा रैक जो बनेगा वो उस रैक से 3 फीट ऊपर बनेगा, तीसरा रैक भी उस रैक से 3 फीट आपका मतलब लगभग 4 रैक बन जाते हैं सतह से ऊंचाई तक का। हम इतना हाइट रखते हैं कि जहाँ तक हम पहुँच पाएँ आसानी से, जहाँ तक हम काम कर पाएँ उतनी ही रैक बनाते हैं, नहीं तो हमको सीढ़ियाँ लगानी पड़ती हैं और ऊंचा करना पड़ता है हट को। तो एक नॉर्मल जो साइज़ बनता है हट का उसमें हम ज़मीन से ऊपर तक का लगभग 4 रैक बनाते हैं और उस रैक पर जो है इसी कंपोस्ट को फिर बिछाते हैं और बिछाने के बाद फिर हम उस पर स्पॉनिंग करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि अगर हम रैक नहीं बना रहे हैं तो पॉलीथीन बैग ले लीजिए, पॉलीथीन बैग में भर करके कंपोस्ट को और उसमें बिजाई कर दीजिए। बिजाई का क्या है कि कंपोस्ट के साथ में ही बीज को जो आपका स्पान है उसको मिला करके वो अच्छे से उसको मिला देते हैं। उसमें जब खूब अच्छे से मिल जाए तो उसको हम बैग में भर देते हैं। बैग में भरने के बाद क्या है कि उसको हम एक बहुत ही निश्चित एटमॉस्फेयर में, जिसको हम खुद बनाते हैं कि उसमें कहीं से भी कोई प्रवेश ना कर रहा हो, बहुत कम लोग प्रवेश कर रहे हैं, अगर प्रवेश कर भी रहा है कोई तो वो जो है उसको आपको यह ध्यान रखना होगा कि उसके साथ बहुत ज़्यादा कोई मतलब ऐसा उसके कपड़े में कोई फंगस ना हो या कोई मतलब गंदगी से ना प्रवेश करे। उसमें आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना है कि उस जो आपको झोपड़ी में गंदगी कहीं से जाने ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है जो है कि हम जो हट बनाते हैं, हट के सामने ही जो हमारा गेट होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार पे ही हम एक गड्ढा बनाते हैं, गड्ढे में पॉलीथीन बिछाते हैं और उसमें जो है पानी भर करके उसमें लाल दवा डाल देते हैं कि जो है कि जब भी कोई प्रवेश कर रहा हो तो अपना पैर वॉश करके, पैर धुल करके अंदर जाए। और हम बालों में जो है जो वो एक टोपी आती है पहनने के लिए, वो कैप लगा लेते हैं कि हमारे बाल से भी कभी कभी ऐसा होता है कि बाल कहीं गिर जाता है, उसमें फंगस रहता है और वो फैल सकता है। तो हम सावधानी बहुत रखते हैं कि अंदर कोई जा रहा हो तो उसमें कहीं से भी कोई गंदगी उसके साथ प्रवेश न करने पाए। तो यहाँ तक की बातें आपकी हो गई कंपोस्टिंग की। अब सेकंड प्रक्रिया पे हम फिर से आएंगे कि हम अब स्पॉनिंग कैसे करें। अब हम सेकंड प्रक्रिया में आते हैं, जो इसका हमने बताया जो है कि आपका फर्स्ट हो गया कंपोस्टिंग और सेकंड में हम आते हैं कि इसका अब हमको जो है स्पॉनिंग करना है। स्पॉनिंग मतलब जो है बिजाई करना है हिंदी में। तो एक तो ये है कि हमें अपने जो विक्रेता है जहाँ से हम बीज ले रहे हैं, जहाँ से स्पान ले रहे हैं, उसका चयन हमको करना होगा, चुनाव करना होगा उसका कि हमको बीज जो है उच्च गुणवत्ता का मिले, अच्छा मिले। और वह जो है अगर आपके संपर्क में जो भी इससे पहले को किसान आ रहा हो, जो मशरूम कर रहा हो, उससे आपकी बातचीत हो गई हो कि जो है कि ये ऑथेंटिक है या कहीं से आप किसी यूनिवर्सिटी से, किसी जो है अन्य संस्थान से जहाँ से आपका जो है पहले जुड़ा हो, आप पता करिए कि जो आपको बायर है, जो आपका जो है जो सेलर आपका है, जो आपको स्पॉन दे रहा है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि बीज का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको अगर कहीं से भी कोई ऐसा स्पॉन मिल गया कि जो है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो आपका पूरा का पूरा काम जो आप इतना मेहनत किए हैं वो हो सकता है कि फलदायी ना हो पाए, आप फेल हो जाए। तो बीज जो है आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी से लीजिए, और नहीं तो जो है अगर यूनिवर्सिटी से नहीं मिल पा रहा है तो कोई ऐसी सरकारी संस्था जहाँ पे मशरूम का अच्छा काम हो रहा हो, वहाँ पर लैब जो उसकी है वो विश्वसनीय हो, और फिर भी वहाँ से न मिल पा रहा हो तो कोई जो प्राइवेट विक्रेता हो वहाँ संपर्क करिए, लेकिन वो भी विश्वसनीय होना चाहिए। क्योंकि बीज की गुणवत्ता बहुत ही मायने रखती है। जब हमको बीज मिल जाता है तो बीज के बाद जो है हम उसको ले आते हैं अपने कंपोस्ट पे, और कंपोस्ट पे मैंने बताया जो है कि एक तो विधि ये है कि उसको हम बैग में भर सकते हैं, कंपोस्टिंग साथ मिला सकते हैं। दूसरा ये है कि हम रैक पे कर सकते हैं। रैक पे क्या है कि हम जब अपने कंपोस्ट को जो है रैक पे ले जाते हैं हट के अंदर, तो कंपोस्ट की जो ऊंचाई होगी, रैक पे हम कितना ऊंचा कंपोस्ट बिछाएंगे ये भी मायने रखता है। तो उसमें क्या है कि हम लगभग जो हमारा रैक बन रहा है, रैक पे हम 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक की इतनी हाइट हम कंपोस्ट को देते हैं, उस पर बिछाते हैं। और जो आपकी हट में रैक बनने की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली है, उसको यहाँ से मौखिक नहीं बता पाऊँगा, जो कि वो करके अगर कोई आदमी करके दिखाए जो है तो वो आप देख सकते हैं। वो आप अलग अलग माध्यम से सीख लीजिए कि कैसे जो है
रैक बनता है। रैक पे कैसे हम रोप को लगाते हैं और रोप के ऊपर जो है हम एक उसको आधार देते हैं और आधार देने के बाद फिर उस पर हम कंपोस्ट को बिछाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। और जब आपका कंपोस्ट आपके रैक पे आ गया तो हम किसी बर्तन में, जो आपका साफ़ सुथरा बर्तन हो, स्वच्छ बर्तन हो, उसमें बीज को लेकर के और फिर हम उस पर पूरे पूरे आपके कंपोस्ट जितना रैक बना हुआ है उस पर हम ऐसे ऐसे करके बिजाई कर देते हैं। और बिजाई करने के बाद हाथ से ही उसको हम कंपोस्ट में मिला देते हैं कि बीज जो है लगभग 2.5-3 सेंटीमीटर तक भूसे में आपके मिल जाए। जब ये बिजाई हो जाती है, भूसे में आपका बीज मिल जाता है, तो उसके ऊपर हम जो है जो आपका न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर को पूरा बिछा देते हैं, उसको ढक देते हैं। और फिर जो है हम नमी देखते हैं कि नमी अगर पर्याप्त नहीं है तो एक बार पानी का छिड़काव कर देते हैं और फिर उसको हम छोड़ देते हैं। अब यह प्रक्रिया आप देखेंगे जिस दिन आप बिजाई किए हैं उससे लगभग जो है लगभग 2 हफ्ते में सब काम हो जाता है। 10 से 12 दिन बाद देखेंगे कि जो आपका बीज, जो आपने फंगस उस कंपोस्ट में डाला है, वो पूरे कंपोस्ट पे जो है फैल जाएगा। आप कैसे जान पाएंगे? वो ऐसे होगा जो है कि आपका जो क्रिस्टल ब्लैक कलर का भूसा था, जब आप पूरा कंपोस्टिंग करेंगे आपका भूसा तैयार हो जाएगा तो उसका कलर जो निकल के आएगा वो चमकीला ब्राउन होगा, चॉकलेट कलर का ब्राउन होगा। और जब उस पर पूरा फंगस आपका फैल जाएगा तो वो जो है, जो सफ़ेद जाल होता है, सफ़ेद जाल पूरे भूसे पे फैल जाएगी तो आपको लगेगा पूरा भूसा ही सफ़ेद हो गया। अगर भूसा आपका पूरा जो है एक तरह से पूरा फंगस फैल गया, पूरा सफ़ेद हो गया, तो मतलब जो है कि आपका आधा काम यहाँ पे हो गया, क्योंकि फंगस का फैलना ही जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जब आपका पूरा माइसीलियम जो है, माइसीलियम पूरा आपका पूरा फंगस आपके भूसे पे फैल जाए अच्छे से, तो उसमें आपको फिर देखना है कि जहाँ जहाँ पे ना फैल रहा हो वहाँ पे अगर कहीं से कोई कमी आ रही है तो उसको जो संबंधित वैज्ञानिक है जहाँ से आप प्रशिक्षण लिए हैं या जहाँ आप सीख रहे हैं, वहाँ संपर्क करिए कि आपका कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पे फंगस नहीं फैला है और कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पे फंगस फैला हुआ है। तो जहाँ पे नहीं फैल रहा, अगर वहाँ पे कोई कमी रही है तो उसको आप एक बार दिखाइए और फिर उसके बाद पुनः स्पानिंग करिए और फिर वो प्रक्रिया आपको पूरा बराबर हो जाएगी। कभी ऐसा होता नहीं है, फंगस अगर आपका बीज अच्छा है तो पूरे कंपोस्ट में एक बराबर हिस्से के तरह का पूरा फैल जाता है। वो जब आपके पूरे माइसीलियम आपके पूरे कंपोस्ट में फैल गया, अच्छे से ग्रो हो गया, अब यहाँ से अगली प्रक्रिया आती है उसकी केसिंग की। और केसिंग में हम जो है ऐसा करते हैं कि केसिंग मतलब क्या है कि हमको उस फंगस को, जो हमारा माइसीलियम जो पूरा उस पे भूसे फैला हुआ है, उसको हमको ढकना होता है। तो केसिंग का जो है सामग्री, केसिंग खाद होती है, उसको हमको बनाना पड़ता है। और इस खाद में जो है हमको थोड़ी सी उपजाऊ मिट्टी लेनी पड़ती है। उपजाऊ मिट्टी जो है या तो किसी खेत की हो या तो कि जो है किसी बरगद के पेड़ के नीचे की हो, या जो है जो आपको लग रहा हो कि यहाँ की जगह बड़ी उपजाऊ है, मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, वहाँ से थोड़ी मिट्टी लेके आइए। थोड़ा हिस्सा जो है मिट्टी रहेगा, थोड़ा हिस्सा रेत का रहेगा, थोड़ा हिस्सा जो है बुझे हुए चूने का रहेगा और थोड़ा हिस्सा जो है आपके वर्मी कंपोस्ट का रहेगा। वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा होता है केसिंग के लिए। और अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास उपलब्ध ना हो तो उसके लिए क्या है कि जो आपका जहाँ पे आप गोबर की खाद सड़ाते हैं, जो आपका घूरा होता है, वहाँ से आप उस घूरे का चुनाव ऐसा करिए कि जो 2-3 साल पुराना हो, जहाँ पे आपका कंपोस्ट पूरी तरह से सड़ चुका हो, खाद आपकी अच्छी से बनी हुई हो, सड़ी हुई खाद हो, और वो जो है भुरभुरी हो, उसमें बहुत ज़्यादा नमी ना हो। उसको ले आइए खाद को वहाँ से, और उसको अगर उसमें नमी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सुखाइए, थोड़ा धूप दीजिए, और जब वह जो है सूख जाए अच्छे से तो उसको हम किसी बारीक छन्नी से छान करके दानेदार खाद हमारे पास आ जाती है। जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है वह जो है छनी हुई खाद होती है, दानेदार होता है, वो सबसे अच्छा होता है। अगर वो ना मिल पा रहा हो तो हम अगली प्रक्रिया जाते उस पर जो है अगला ऑप्शन हमारे पास होता है कंपोस्ट का जो घूरा होता है। तो थोड़ा सा गोबर हो गया, थोड़ा सा आपका जो है बालू हो गया, थोड़ा उपजाऊ मिट्टी हो गई, और
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मुझे वो चूना हो गया। तो इन चीज़ों को हम मिला करके एक ढेर बनाते हैं और ढेर में जो है फिर यहाँ पे हमको फिर से यह प्रक्रिया करनी है कि जो हम सामग्री इसमें सब कुछ मिलाए हुए हैं, आप देखेंगे जो है कि जो आपका घूरा होता है, जो आपका कंपोस्ट जहाँ पे आप बनाते हैं, उसमें भी कभी कभी जो है कवक जाल लगे होते हैं। तो इस कवक जाल जो है मतलब ये फंगस है, ये अनवांटेड है, अनिश्चित है और इसको हमको वहाँ पे हटाना है। क्योंकि अगर ये हमारे उस पर रैक पे गया जहाँ हमारा फंगस चल रहा है तो ये हमारे फंगस से इसका जो है एक कंप्लीशन हो जाएगा और सकता है नुकसान हमको हो जाए। तो हमको जो हम केसिंग का मिट्टी, जो केसिंग सॉइल हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको भी हमको उसका ट्रीटमेंट करना होगा फॉर्मल्डिहाइड से, जो आपका कवकनाशी है। इस कवकनाशी से जो है हम जो फॉर्मल्डिहाइड है उसको हम डालने के बाद उस केसिंग मिट्टी में लगभग 2 दिन या 3 दिन तक इस मिट्टी को रैक पे नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उसमें हम कवकनाशी मिला दिए हैं और उसका असर 48 घंटे तक उस मिट्टी पे बना रहता है। तो जब इसका असर ख़त्म हो जाए लगभग 2-3 दिन बाद, तो फिर उसको हम इस मिट्टी को ले जा करके रैक पे ले जाते हैं जहाँ हमारी पूरी माइसीलियम फैला हुआ है, कवक जाल फैला हुआ है, उसको हमको अब इसी मिट्टी से ढकना है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं केसिंग। केसिंग मतलब उसको हमको ढकना। अब ये जो है लगभग आपका जो इसकी डेप्थ होगी, इसकी ऊंचाई होगी केसिंग सॉइल बिछाने की, वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर नहीं। बहुत मोटा आपको केसिंग नहीं करना है, उसके ऊपर बारीक एक लेयर बनाते हुए पूरे आपको बस ध्यान देना है कि आपका जितना कवक जाल फैला हुआ रैक पे वो उस मिट्टी से ढक जाए। तो जब ये पूरी प्रक्रिया आपकी हो जाती है, आपका फंगस जो है वो ढक जाता है, इतनी प्रक्रिया हो गई केसिंग की। केसिंग का काम यहीं पे समाप्त हो जाता है। जिस दिन आप केसिंग करते हैं और आपका माइसीलियम अच्छे से खूब फैला हुआ है, कहीं से भी कोई मिस हैपनिंग नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको कहीं से आशंकित कर रही है कि हमारा जो है फंगस अच्छा ग्रो नहीं किया है या पे कहीं, या तो कहीं पे कोई अनवांटेड फंगस नहीं आया हुआ है, सब कुछ अच्छा है, सारे कंडीशन ठीक ठाक हैं, तो आपका जिस दिन आपका केसिंग हुआ है उसके लगभग 1.5 से 2 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके पिनहेड्स जो है उस रैक में निकलना चालू हो जाएंगे। पिनहेड मतलब जो है कि उसके जो अंकुर बीज का, वो धीमे धीमे आपके पूरे बेड पे फैलने लगेगा। अब ये जो अंकुरण होता है ये दर्शाता है कि अगर समान रूप से पूरे रैक पे निकल रहा है तो मतलब जो है कि आपका सारा काम अच्छा हो रहा है और अब आपका लगभग 75% काम हो चुका है, 75%। तो जब पिनहेड्स निकलने लगते हैं तो यही पिनहेड्स जो है लगभग आपका अगले 2-3-4 दिन में वो खिल जाते हैं और मशरूम बन जाता है। अब मशरूम जब हमारे रैक पे पूरा आ गया है तो उसको हमको जब पिक करना है, जिसको तोड़ना है, तो कैसे करेंगे? इसको ना तो हमको किसी चाकू से काटना है, ना ब्लेड से काटना है, ना इसको हमको उखाड़ना है। तो हम पिक कैसे करेंगे? उसकी एक तरीका होता है कि हम उसकी जो कैनोपी है, जो छत्र है मशरूम का, उसको बड़े ही नाजुकता से पकड़ते हैं और उसको ऐसे रोटेट करते हैं जो है, तो वो वहीं से उसका स्टेम है वहीं से वो टूट जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब उसको आप तोड़ते हैं या कभी ऐसा लग गया, जहाँ जोड़ लग गया, तो वो वहाँ पे जहाँ से निकलता है वहाँ पे गैप बन जाता है, गड्ढा बन जाता है आपके रैक पे। तो उस गैप को जो है हमको फिर से जो आसपास की सॉइल है, जो कंपोस्ट है, उससे हमको भर देना होता है, क्योंकि पूरे आपके कंपोस्ट पे नीचे आपका पूरा माइसीलियम फैला हुआ है, पूरे कंपोस्ट में फैला हुआ है और आपकी जो हार्वेस्टिंग होगी एक ही जगह से कई बार होने वाली है। जहाँ से आप एक बार मशरूम पिक कर रहे हैं वहाँ फिर से निकलेगा। अगर आप उस कंपोस्ट को वहाँ पे गड्ढे को फिल नहीं करेंगे और वहाँ पे एयर जाएगा, ज़्यादा पानी जाएगा, तो वहाँ पे सड़न होगी और फिर से वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आप उसको तोड़ रहे हैं, गड्ढा बन रहा है, उसको फिर से आसपास की मिट्टी से आपको ढकना अनिवार्य होता है और फिर आपका प्रक्रिया चालू हो जाती है। आप कंपोस्ट पिक करिए, उसको सेल करिए और जो इसका एक आइडियल साइज होता है पिक करने कंपोस्ट को, वो लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है कैनोपी का। अगर ज़्यादा बड़ा हम लेंगे तो होता ये है कि एक तो हल्का सा येलोइश आता है, हमारा मशरूम जो है येलो होने लगता है, और क्या होता है कि जब साइज़ बड़ी हो जाती है तो उसका कैनोपी जो पूरा बंधा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं फैल जाता है और फटने के बाद फिर उसका आपको रेट नहीं मिलता है, बाज़ार में उसकी कोई डिमांड नहीं होती, कोई लेता भी नहीं है। तो आप 2 से 2.5 सेंटीमीटर की जब आपकी कैनोपी है तो उसको आप तोड़िए
और उसको एक लगभग 200 ग्राम का या 250 ग्राम का जितना आप जो पैकेट बनाना चाहें वो पैकेट में आप उसको पैक करिए। पैक करने से पहले आपको ध्यान ये देना है कि जब आप मशरूम को हार्वेस्ट करेंगे तो हार्वेस्ट के टाइम पे जो है उसके स्टेम के साथ में हल्का फुल्का जो है जो आपका कंपोस्ट है वो भी कहीं कहीं पर लगा रहता है। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी है, आप चाहते हैं कि आपका सबसे अलग मशरूम दिखे, तो उससे उस पर क्या है कि आप अच्छे से उसको क्लीन करिए, उसके स्टेम को एक बराबर समान तरीके से जो है कट करिए और मशरूम को हल्का सा वॉश करिए और फिर जो है उसको पॉलीथीन में पैक करिए। और अच्छा तो ये होगा जो है कि कोई किसान अगर शुरुआती अवस्था में कर रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा तो जोर नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई व्यावसायिक तौर पे कर रहा है तो पैकेट पे जो है अपना लेबल भी लगाए कि इस जो है फला ब्रांड की जो है ये मशरूम है। और जब आपकी सफाई अच्छी रहेगी, आपकी साइज़ अच्छी रहेगी, आपका ब्रांडिंग भी जो है उस टाइम पे लोग बाज़ार में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां सब होती हैं लेकिन मशरूम जो है सबसे अलग होता है। तो मशरूम में अगर आपका बढ़िया एकदम सफ़ेद चमकदार मशरूम है, एक ही साइज़ का है और उसमें कहीं से भी कोई गंदगी नहीं है, कहीं कोई कंपोस्ट नहीं है, कोई भूसा नहीं लगा हुआ है, तो वो जो है जो बायर होता है, जो उपभोक्ता होता है, उसकी निगाह में आ जाता है कि इस फला ब्रांड का मशरूम आ रहा है और थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो उसको वो बार बार पिक करेगा आपके सब्जी विक्रेता से, या जो आपसे जो है वो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको अपनी ब्रांडिंग भी करनी है। और इसके साथ साथ जो है इसमें थोड़ा सा रोग की बात बताऊं जो है, तो जो आपका कंपोस्ट का पूरा रैक बना हुआ है, रैक पे आपको हमेशा ये ध्यान देना है कहीं से भी कोई धब्बा नहीं बन रहा आपके रैक पे। कभी कभी होता है कि जो है उस पर रिंग बन जाते हैं, उस पर भूरे धब्बे आ जाते हैं, नीले धब्बे आ जाते हैं, काले धब्बे आ जाते हैं। तो ये अलग अलग रंग के जो है फंगस होते हैं जो अनवांटेड होते हैं और ये बहुत ही आपको लॉस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको उसको वहीं पे ख़त्म करना है। तो हम कैसे ख़त्म करेंगे? एक तो जो है हम दवा नहीं डाल सकते हैं अपने रैक पे, कोई एक फंजीसाइड डाल देंगे तो हमारा फंगस में है, जो हमारा फंगस है वो भी मर जाएगा। तो अब आपको करना है क्या है कि कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करना है, आपको कॉटन लेना है और कॉटन में जो है फॉर्मल्डिहाइड को, जो फॉर्मलिन है, उसको डिप करना है और जो आपका जितने दूरी में आपका अनवांटेड फंगस फैला हुआ है उस कॉटन से उसको वहीं पे ऐसे ऐसे दवा लगा करके वहीं पे उस फंगस को ख़त्म कर देना, मार देना है। फंगस ही एक ऐसा जो है इस पे वो है जो नुकसान पहुंचाता है, बाकी इसमें ना तो कोई ज़्यादा कीट आता है, ना कोई जो है इसमें ज़्यादा ऐसा कोई मक्खी आती है। अगर आप फंगस से इसको बचा ले गए तो आपका और नुकसान नहीं होने वाला है। अब इसमें आगे की और जो बाज़ार की प्रक्रिया है या कोई और कहीं से कोई क्वेश्चन बन रहा है, कुछ भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, शुरुआत से कंपोस्टिंग से लेकर के, केसिंग से लेकर के, स्पॉनिंग और जो है फ्रूटिंग और इसकी मार्केटिंग, कहीं से हमारे किसान भाई को अगर कुछ पूछना हो, कोई कुछ समस्या बन रही हो तो मैं अपना नंबर बता दूं। मैं पुनः बताता हूं, मैं शैलेंद्र सिंह, प्रसार वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड, कटिया, सीतापुर। मेरा नंबर है 73 76 90 52 68। धन्यवाद।